हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 4 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में टॉपिक को कवर किया था ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, उसके टॉपिक्स कुछ रह गए हैं, उनको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड से हम पहले से ही परिचित हैं। इसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है हमने उसको अच्छे से कवर किया है पिछली वीडियो में। अब इनसे रिलेटेड ना, जैसे ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना ध्वनि तरंग की, ये ध्वनि तरंग के गुण हैं। और इनसे रिलेटेड भी, जैसे ये तो किसी भी तरंग के गुण होते हैं, उसमें आवृत्ति होती है, उसमें आयाम होता है, उसका वेग होता है। बट ध्वनि तरंग के कुछ और भी अभिलक्षण है, कुछ गुण हैं जो और तरंगों से थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है, आज हम स्पेसिफिकली उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखा गया है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है कि अगर कोई ऑर्केस्ट्रा है जहाँ पे वायलिन बजाया जा रहा है। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप बहुत संगीतों को मतलब जिससे संगीत बजता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। तो जैसे अगर वायलिन बज रहा है, जिसे हम वाद्य वृंद कहते हैं, वायलिन बज रहा है, बांसुरी बज रही है, और अगर मान लिया कि जैसे वैसे तो ऐसा होता है कि ठहर ठहर के बज रहा है, लेकिन मान लिया कि हमने एक साथ उनको बजाया, एक समय पर बजाया, समान चाल से चलते हुए आपको आपको सुनाई दे रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है और एक साथ पहुंच रही है, और एक ही मीडियम है आसपास, वो है वायु। तो अब क्या ऐसी स्थिति में आप उन ध्वनियों में अंतर कर पाएंगे? आप बता पाएंगे कि कौन सी ध्वनि वायलिन की है, कौन सी बांसुरी की है? तो आप बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुनी हुई होगी। अगर पहली बार आपको कुछ ऐसा सुनाई दिया होता, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है, तो शायद आप नहीं बता पाते कि ये उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है और ये दूसरी वाली दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। पर आपने वायलिन सुना होगा, बांसुरी सुनी होगी, तो आप बता सकते हैं कि दोनों अलग हैं, और एक कहीं से निकल रही है, वायलिन से निकल रही है, एक बांसुरी से निकल रही है। तो ये ऐसा क्यों आप कर पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है, एक तो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग ने उसको प्रेफर कर रखा है कि अच्छा ये वायलिन की आवाज़ है, ये बांसुरी की। और दूसरा, उन ध्वनियों के साथ जुड़े हुए कुछ गुण होते हैं। मतलब जैसे वायलिन से जो ध्वनि निकल रही है उसके साथ जुड़ा हुआ कोई गुण होगा, बांसुरी के साथ जुड़ा हुआ कोई गुण होगा। ठीक है, दोनों ध्वनियाँ अलग अलग होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का गुण है वो है तारत्व। देखिए, पिछली वाली वीडियो में हमने जितने गुणों को कवर किया है वो याद रखिएगा आप। ठीक है, अब तारत्व, और उन्हीं से रिलेटेड ये गुण भी हैं। तो तारत्व, जिसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, आपने सुना होगा पिच, उसने ऐसी, मतलब उसकी पिच ऐसी है, उसकी पिच ऐसी है, ऐसे बोलते हैं ना दूसरों के बारे में। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ध्वनि किस स्रोत की है? दो तरीकों से, जो मैंने अभी भी बताई, कि या तो आपको पता हो कि कौन सा स्रोत या सोर्स से आवाज़ आ रही है, जैसे वायलिन से आ रही है, या फिर गिटार से आ रही है, या किससे। और दूसरा, आपके मस्तिष्क पर भी निर्भर करता है कि आप उस ध्वनि को पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आपने परसीव किया हुआ है, आपके दिमाग ने। होता तो यही है कि आप कुछ सुनते हैं तो आपका दिमाग उससे रिलेटेड कोई इमेज बना देता है कि अच्छा ये जो ध्वनि है ये किसी गिटार की है, मतलब गिटार की है, या ये ध्वनि है बांसुरी की है ये। तो इसीलिए आप पहचान पाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा है। अब जनरली तारत्व यानी कि पिच ये होता है कि कोई अगर ध्वनि आपकी तरफ आ रही है, तो ये जो तारत्व या पिच का गुण होता है, ये उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किसी उत्सर्जित उत्सर्जित यानी कि निकल रही होती है जो ध्वनि, उसकी आवृत्ति को। अब क्योंकि ध्वनि में क्या होगी, मैंने कहा ना ध्वनि तरंग है, उसमें आवृत्ति ज़रूर होगी। तो उसकी आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसको हम पिच कहते हैं। यानी कि आपका दिमाग किसी भी प्रकार के साउंड में जो भी आवृत्ति है उसको किस तरीके से ले रहा है, वो उसकी पिच होगी। ठीक है, वो उसकी तारा, मतलब उसका तारत्व होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो पिच होती है वो किससे रिलेटेड होती है? आवृत्ति से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली आप ये देखिए कि जो आवृत्ति है वो तो जनरली कहाँ से निकल रही होती है? सोर्स से निकल रही रहती है, तो वो तो सेम ही होगी हर एक इंसान के लिए। लेकिन पिच, पिच किस पे डिपेंड कर रही है कि वो आवृत्ति आपको कैसे सुनाई दे रही है, आपके मस्तिष्क, उसका अनुभव मस्तिष्क कैसे कर पा रहा है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिपेंड करेगा ये पिच। ठीक है, जैसे कुछ लोग बूढ़े होते हैं तो वो कम सुनने लगते हैं, राइट? तो यही ऐसा है कि जैसे मैं हूँ, हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे, जैसे मेरा दिमाग किस तरीके से परसीव कर रहा है, किसी और का नहीं कर रहा होगा। अब आप कहेंगे कि जनरली गिटार की आवाज़ तो सबको ही गिटार की लगती है ना, लेकिन अगर उसको किसी, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग होती हैं, ऐसे तार होती हैं, तो उनको अलग-अलग तरीके से भी बजाया जा सकता है, तो वो अलग-अलग इंसानों को अलग-अलग भी लग सकती है। कि अगर जो अच्छे से बजाना जानता हो, कि जिसे पता है ये अलग तरीके से बजती है, तो उसको अलग तरीके से लगता है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि तारत्व डिपेंड करती है उस ध्वनि की आवृत्ति पर और आपके मस्तिष्क पर भी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये पिच है, यानी तारत्व है, ये डिपेंड कर रहा है इंसान टू इंसान।
यानी ह्यूमन टू ह्यूमन, कि जैसे कोई मेरे लिए जो पिच है वो मेरे लिए है, फिर किसी और के मस्तिष्क पे कोई और पिच डिपेंड, मतलब हर पिच डिपेंड कर रही है, किसी किसी भी ध्वनि की पिच यानी तारत्व डिपेंड कर रहा है किसी मनुष्य पर, ठीक है, उसके मस्तिष्क पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि हम इस ऐसी चीज़ों को जब हम ये चीज़ देखते हैं ना कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो इंसान टू इंसान बदल रही है, जैसे किसी और के लिए वो कुछ हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता कम होती है, तो वो बहुत सारे कारणों से होती है, लेकिन उसका कारण मतलब एक रीज़न मैं ये दे रही हूँ कि किसी को पिच कैसी लग सकती है, ठीक है। तो जनरली आप एक चीज़ नोट कीजिए यहाँ पे कि जो आवृत्ति होती है ना वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट पर यानी कि क्योंकि आवृत्ति तो जनरली कहाँ से निकल रही रहती है, किसी भी वाद्य यंत्र से, जैसे गिटार से निकल रही है तो वो उस गिटार पर डिपेंड कर रही है। बट जो तारत्व यानी पिच होती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है, जो उसको सुनता है, जो उसको परसीव करता है। जैसे कोई इंसान उसको कैसे परसीव कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जैसे कोई सॉन्ग होता है ना, कोई गाना होता है, जैसे बहुत तड़कते-भड़कते गाने होते हैं, वो किसी को ऐसा लगता है क्या शोर बजा रखा है ये, पर किन्हीं को अच्छे लगता है, जैसे पॉप सॉन्ग होता है, तो किसी भी इंसान को वो अच्छे भी लग सकते हैं। तो वहाँ पे जो पिच होती है ना वो अलग-अलग होती है, और वो अलग-अलग इंसानों के लिए जैसे वो परसीव कर रहा रहता है ना उसका मस्तिष्क, वो उस पे डिपेंड करती है फिर, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर होगा कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्रोत से वो आवृत्ति निकल रही रहती है, और आवृत्ति क्या होता है कि कंपन जितनी शीघ्रता से किसी एकांक समय में जितने कंपन हो रहे हैं, तो अगर कंपन ज़्यादा जल्दी-जल्दी हो रहे होंगे शीघ्रता से, तो उसका पिच ज़्यादा होगी, ठीक है? तो इनका प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी अनुक्रमानुपाती का, कि जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना ज़्यादा तारत्व। आवृत्ति अधिक होने की वजह से उसको बोलते हैं हम श्रिल, श्रिल साउंड, ठीक है? और किसी स्रोत का कंपन जितनी धीमे से होता है उसका तारत्व उतना ही कम होता है, और आवृत्ति कम होने की वजह से उसको बोलते हैं ग्रेव, भारी भरकम। आपने ये सुना होगा कि जैसे जो विमेन होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है ना वो थोड़ी कैसी होती है, पतली सी होती है। तो वो क्योंकि एकांक समय में अगर आप 1 मिनट देख रहे हैं, उनका जो वोकल कॉर्ड, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, तो ये ऐसे-ऐसे वाइब्रेट करता है। तो जो वो वाइब्रेट करता है वो एकांक समय में वो 1 मिनट में ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, यानी कि ज़्यादा दोलन कर लेगा। तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, इसका मतलब उनका उनका जो तारत्व है वो ज़्यादा है, तो श्रिल साउंड हो गया। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं, अगर आप उनकी जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है, आप देखते हैं ना उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है, तो उस भारी को बोलते हैं कि अब उनके जो एकांक समय में या 1 मिनट में, जैसे मान लिया 1 मिनट में तो कंपन होंगे वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा देर तक होंगे। तो ऐसी आवाज़ों को हम कहते हैं ग्रेव साउंड, ठीक है? आवृत्ति कम होती है इसलिए, क्योंकि कंपन कम होते हैं। अब जैसे इसका एक डायग्राम आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप कंपन को देखें कि यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इतने पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मैं मान रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, यहाँ वाले टाइम में इसका सिर्फ एक कंपन हो रहा है, जैसे एक संपीड़न तो दूसरा संपीड़न, और यहाँ से यहाँ तक इसके कितने दोलन हो गए देखिए, एक दोलन यहीं पर, फिर दो दोलन, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति कम है। तो ये उच्च तारत्व, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा तो तारत्व यानी कि पिच भी ज़्यादा, और इसकी पिच कम हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो अभिलक्षण है वो है प्रबलता, लाउडनेस। तो पहला तारत्व डिपेंड कर रहा था आवृत्ति पर, याद रखिएगा। अब प्रबलता, प्रबलता यानी लाउडनेस, लाउडनेस आप कितना लाउड होके बोल पाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आप मेज पर धीरे से मारते हैं तो आवाज़ कैसी आती है, धीमी या तेज? आपको थोड़ी कम ही आवाज़ सुनाई देती है, मृदु ध्वनि होती है। लेकिन आप उसी मेज पर जोर से मारते हैं तो जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, यानी प्रबल ध्वनि होती है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है ये बताइए? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप मेज़ पर धीरे से मारते हैं, तो धीरे से मारने का मतलब है आप उसको, जब आप हल्के से मारते हैं तो कम ऊर्जा देते हैं आप उसको, मतलब कम ऊर्जा आप दे रहे हैं। लेकिन आप ज़ोर से मार रहे हैं तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अब ऊर्जा की यहाँ पे बात होती है कि मेज़ पर धीरे से मारते हैं तो कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, और ज़ोर से मारने पर अधिक ऊर्जा की ध्वनि तरंग की उत्पत्ति होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है ना, ये रिलेटेड होती है प्रबलता से। यानी कि ये जो ध्वनि है, हम प्रबलता का गुण उसको कहते हैं कि ध्वनि तरंग में ही प्रबलता का गुण होता है, कि वो जो हमें ये बताए कि जो ध्वनि है वो मृदु है या प्रबल, और ये हम कैसे बता रहे हैं, उसकी ऊर्जा से, ठीक है। और ऊर्जा का ही एक गुण और तरंग के पास होता है, और वो जो गुण होता है वो कौन-सा गुण होता है? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, वो होता है आयाम। जैसे हमने पढ़ा था कि दाब, घनत्व, तो हम उसके आयाम को बताते थे ना कि मूल स्थिति के दोनों में से किसी भी ओर जो अधिकतम डिस्टर्बेंस होता है उसको आयाम कहते हैं। तो ऊर्जा से सीधे-सीधे रिलेटेड, अगर आपको नहीं भी याद कोई बात नहीं, ऊर्जा से सीधे-सीधे रिलेटेड होता है उसका आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड रिलेटेड होता है, और प्रबलता वो गुण होता है जिसके कारण हमें पता चलता है कि ध्वनि प्रबल है या फिर मृदु है, लाउड है या फिर कम लाउड है, ठीक है।
अब ऊर्जा से हमें पता चल रहा है ध्वनि तरंग का आयाम। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि अगर आप उत्पादक स्रोत से दूर जाएँगे, तो ध्वनि तरंग फैलेगी। अब फैलने पर क्या होगा, उसका आयाम और प्रबलता दोनों कम होंगी। क्यों कम होंगी बताइए, सोचिए थोड़ा। देखिए, क्यों कम होंगी? क्योंकि हमने कहा ऊर्जा है ना, अगर दूर जाएगी तो ऊर्जा कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए उत्पादक स्रोत से दूर जाने पर ध्वनि तरंग की ऊर्जा कम होगी, आयाम जो ऊर्जा पर डिपेंडेंट था, प्रबलता जो ऊर्जा पर डिपेंडेंट थी, वो दोनों के दोनों कम हो जाएँगे। ठीक है? तो हम यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं कि आयाम और प्रबलता भी ऐसा है कि आयाम अगर ज़्यादा हो, तो प्रबलता ज़्यादा होगी, यानी ऊर्जा ज़्यादा होगी और आयाम कम, प्रबलता कम, यानी कि ऊर्जा कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये बताइए कि कौन-सी ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है? कौन-सी ध्वनि चलेगी? जिसका आयाम ज़्यादा होगा, प्रबलता ज़्यादा, जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है? याद रखिएगा। कुछ जैसे ये डायग्राम है इसका, अगर आप इसको इसके नीचे रख के देखते हैं ना, ये वाले डायग्राम को इसके नीचे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो आयाम है, जो इधर अगर अधिकतम विस्थापन है, ये मूल स्थिति है और इसके अधिकतम विस्थापन है। तो यहाँ पे जो आयाम है, वो कम है और यहाँ पे आयाम ज़्यादा है। तो ये कौन-सी ध्वनि हो गई जिसका आयाम और प्रबलता दोनों कम है? मृदु ध्वनि। और इसको बोल रहे हैं प्रबल ध्वनि। ठीक है? तो मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम ज़्यादा होता है। अब ध्वनि तरंग के अभिलक्षण में एक और लक्षण आता है, जो जैसे ये रिलेटेड था ऊर्जा से, ये भी ऊर्जा पे रिलेटेड होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब ये इसको क्या पढ़ते हैं, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। ठीक है? अब ये इंटेंसिटी क्या होती है? वैसे जनरली इंटेंस कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटेंस, जिसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना, हम ऐसे बताते हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा एरिया है, जैसे ये पूरी स्लाइड में बहुत सारा एरिया है, तो हम कैसे बताएंगे कि इस पूरी स्लाइड में एक छोटी सी जगह है। जैसे मैं मान रही हूँ कि ये पूरी स्लाइड का एरिया, यहाँ पे एक छोटी सी जगह, इसमें कितनी ऊर्जा है। ठीक है? तो वो ही हम इससे बताते हैं, किससे? तीव्रता से। यानी कि किसी एक, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकेंड सेकेंड में जितनी ध्वनि ऊर्जा गुजरती है या ध्वनि ऊर्जा वहां पे होगी, वो होती है तीव्रता। ठीक है? और हमेशा जैसे यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा की बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा की बात करती, तो प्रकाश ऊर्जा भी यही होती कि किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकेंड में जितनी प्रकाश ऊर्जा होगी, वो हमारे पास तीव्रता हो जाती है। खैर, यहाँ पे हम लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी प्रकाश की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की। तो हम कहेंगे किसी एकांक क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्रफल है और उससे कितनी ऊर्जा गुजर रही है, ठीक है? वो हम बता रहे हैं कि वो तीव्रता है। तो हम उसको जनरल वे में डिफाइन करने के लिए हम उसको ये बोल रहे हैं कि एकांक क्षेत्रफल आप कहो और एकांक सेकंड आप कहो। ठीक है? तो किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में जितनी गुजरती है ऊर्जा, उसको बोलते हैं, मतलब ध्वनि ऊर्जा, वो ध्वनि की तीव्रता हो गई। अब ध्वनि की तीव्रता, ये इसमें भी ऊर्जा है, ऐसे ही ध्वनि की प्रबलता में भी ऊर्जा थी, लाउडनेस ऑफ साउंड में भी। ठीक है? तो इन दोनों का एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? देखो, ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? आप ये जो मैं एग्जांपल पहले दे रही थी ना, कि कोई व्यक्ति होता है, जैसे-जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसकी जो सुनने की क्षमता होती है, वो कम होने लग जाती है। वो एग्जांपल यहाँ पे बहुत फिट बैठता है। जैसे पिच वाले में जो मैं एग्जांपल दे रही थी, वो यहाँ पे बहुत ठीक बैठता है, क्योंकि प्रबलता का मतलब होता है कि कोई जैसे मुझे कोई साउंड है, वो प्रबल सुनाई दे सकता है, लेकिन जिसके कान खराब खराब इन द सेंस कि कम होंगे, जो कम सुनता होगा, उसके कानों की संवेदनशीलता यानी कि कम होगी। संवेदनशीलता की माप, प्रबलता हमें ये बताती है कि ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप क्या है। ठीक है? रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू साउंड है क्या? तो हर एक व्यक्ति के लिए उस कानों की संवेदनशीलता की माप अलग-अलग हो सकती है। ठीक है? यही एग्जाम्पल था, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनकी कानों की संवेदनशीलता की माप ध्वनि के लिए कम हो जाती है, यानी कि उनकी प्रबलता कम हो जाती है। तो अगेन, जैसे हमने आवृत्ति और तारत्व में यानी पिच में देखा था, जैसे तारत्व था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वो हर एक व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा था, तो वो हर एक सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा था। तो ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जो हर एक सब्जेक्ट यानी हर एक पर्सन टू पर्सन अलग-अलग हो सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता कैसी प्रॉपर्टी है? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। और ये जो तीव्रता है, वो तो होगी, किसी भी ध्वनि में है, जितनी ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल में होगी, एकांक सेकंड में होगी, वो तो होगी ही होगी। तो ये स्रोत पर डिपेंड करती है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है? याद रहेगा ये चीज़। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, 2 समान तीव्रता की ध्वनियाँ हैं, उनके लिए कानों की संवेदनशीलता की माप हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है। इसीलिए प्रबलता जो है, वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हर एक इंसान पर डिपेंड कर रही है। और जो ये तीव्रता है, वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो तो किस पर डिपेंड कर रही है? सोर्स पर। अब यहाँ पे एक नीचे एक क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता तथा प्रबलता में अंतर बताइए। तो आप इस तरीके से ही अंतर को बता सकते हैं। ठीक है? आप ये भी इसमें इंक्लूड कीजिए कि ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है,
यानी कि हर एक व्यक्ति पर निर्भर करती है ये प्रबलता और ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ये आपके पास बुक में ही आपके पास क्वेश्चन था। अब जो एक और लक्षण है वो है गुणता। गुणता यानी क्वालिटी यानी कि टिम्बर। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि अगर मान लिया कि समान तारत्व है और समान प्रबलता की दो ध्वनियां हैं हमारे पास, ठीक है, दो साउंड है जिनका समान तारत्व यानी कि सेम आवृत्ति होगी और समान प्रबलता यानी सेम ऊर्जा होगी, सेम आयाम होगा, तो आप उनमें कैसे बताएंगे कि ये किसी और स्रोत का है या दूसरी ध्वनि किसी और स्रोत की, कैसे आप बता पाएंगे? ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं। किस अभिलक्षण से, किस गुण से हम ये बता सकते हैं? वो गुण है गुणता। गुणता यानी कि क्वालिटी या फिर इसको कहते हैं टिम्बर। ठीक है, ये हमें, ये वो गुण होता है जो हमें बताता है कि अगर दो ध्वनियाँ, उनका सेम तारत्व होगा, सेम आवृत्ति होगी यानी, और समान प्रबलता, यानी कि प्रबलता किससे रिलेटेड है? आयाम से यानी ऊर्जा से। तो अगर ऐसा होगा तो दो ध्वनियों में फिर भी आप अंतर कर सकते हैं। ये गुणता से आप बताएंगे। और जनरली क्वालिटी का यूज़ हम करते हैं म्यूजिक में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे विभिन्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच अंतर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर आप अंतर करेंगे कैसे? देखिए, हर एक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है या हर एक जो ध्वनि होती है ना, जैसे हमने, याद है आपको, एक वेव आकृति बनाई थी, वेव फॉर्म बनाया था, जब हमने कहा दाब और घनत्व चेंज हो रहा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग एक वेव फॉर्म बनाया था। तो हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक तरंग आकृति होती है। तरंग आकृति यानी कि एक वेव फॉर्म होता है। और ये जो चीज़ होती है ना गुणता, ये इसी वेव फॉर्म पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे ऐसा अगर मैंने बना दिया और ये जो नीचे वाला है, जैसे ये है, ये हमारे पास साइन फॉर्म में है, यानी कि साइन के आकार का, और नीचे वाला ट्राइंगुलर शेप का है, ट्राइंगल के आकार का, त्रिभुजाकार आकार का। तो दोनों में अंतर है। तो ये दोनों के दोनों अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे और हमारे कानों में अलग संवेदन उत्पन्न करेंगे, सेंसेशन उत्पन्न करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ध्वनि अलग है और दूसरी वाली ध्वनि है। अब इसमें जबकि आप देखोगे दोनों का जो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट तक ना अगर आप देखें, तो दोनों का आयाम यानी कि ए सेम है, और दोनों की आवृत्ति, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम तक दोनों ने एक ही वाइब्रेशन किया है, तो आवृत्ति भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों का समान पिच है, सेम यहाँ पे प्रबलता है, यानी कि सेम आपके पास आयाम है, लेकिन फिर भी वेव फॉर्म अलग अलग है, तो क्वालिटी अलग है, तो दोनों साउंड अलग अलग जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमें पता चल पा रहा है। ठीक है, तो वेव फॉर्म से हम बताते हैं। एक और चीज़ यहाँ वेव फॉर्म में आती है कि अगर आपके पास जो वेव, इसका मतलब ये समझ गए ना आप कि अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो, उसमें से जो ध्वनि निकल रही होती है, ये हमें पता चल जाता है उसकी वेव फॉर्म से। अब देखिए, जनरली अगर कोई व्यक्ति है वो ये बोलेगा कि वेव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे कॉपी में, या फिर कहीं पर, कॉपी में नहीं, सीआरओ याद है आपको, कि जैसे उसकी लीड को अगर हमने सीआरओ से जोड़ दिया, उसकी स्क्रीन पर आपको दिखता है, जैसे जैसे उससे साउंड निकलेगा उस इंस्ट्रूमेंट से, वैसे वैसे सीआरओ पर आपको इस तरीके के चित्र दिखेंगे, यानी कि आकृतियां दिखेंगी, वेव फॉर्म दिखेंगी। तो आप यहाँ से बता पाएंगे कि ये उस इंस्ट्रूमेंट का है, ये उस इंस्ट्रूमेंट का। पर आप ये कहेंगे कि गिटार है, गिटार कोई बजा रहा है, तो हम कैसे एकदम से उसको जोड़ दें? और ऐसे आप जैसे जैसे गिटार को सुनते हैं ना, आपका दिमाग ये परसीव कर लेता है कि अच्छा ये गिटार की आवाज़ है, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि ये गिटार की आवाज़ है। इसीलिए आप वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अब एकदम से आपको नहीं पता चलेगा, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चलेगा कि ये किस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और वेव फॉर्म से रिलेटेड एक चीज़ है कि एकल आवृत्ति की कोई ध्वनि है, उसको हम टोन कहते हैं। जैसे अगर कोई भी वेव फॉर्म इस तरीके से बन रहा है कि उसमें सिर्फ एक ही आवृत्ति है, जैसे ये एक आवृत्ति है, और भी मैं बना दूं, पर यही सेम आवृत्ति है जिसमें मतलब एकांक समय में जितने कंपन हो रहे थे वो आगे भी ऐसे ही चलते जा रहे थे, उसको हम बोलते हैं टोन। अगर आप इसके टी को हटा दें तो यहाँ पे वन बन रहा है ना, तो वन यानी एकल, एक आवृत्ति की ध्वनि है, उसको टोन कह रहे हैं। पर अगर इसी वेव फॉर्म में बहुत सारी आवृत्तियों का मिश्रण से, मतलब अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, भले ही उसकी आवृत्ति इससे मैच कर रही होगी, लेकिन अनेक आवृत्तियों के, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम इंक्लूड करती हूँ मैं, ये वाला। तो अगर आप इस वाले को देखिए, ये वेव फॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ही आवृत्ति, लेकिन ये वाला साउंड जो है वो बना किससे? अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि से बना है, ये नीचे वाला। तो ये पियानो की जैसे वेव फॉर्म है, पियानो कैसे बजता है? पियानो आपके, जैसे आप एक चीज़ बताइए, वायलिन कैसे बनता है? टी 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 करके बजता है। तो उसका जो वेव फॉर्म है वो वैसा है जैसे अभी मैं ट्रायंगुलर फॉर्म वाला टी टी टी, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर फॉर्म दिखता है। और ये टंग टंग जैसे भी बजता है, टंग 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 ऐसे बजता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़े ये डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं। ये वाला डिस्टर्बेंस, ये वाला डिस्टर्बेंस, हल्के हल्के डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा वो नहीं। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ये अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से बन रहा है, तो ये नोट है। जनरली आपने सुना होगा ये म्यूजिकल नोट पे आप बजाइए, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में ये नोट यूज़ होता है। ठीक है,
अब इसके बाद एक और जो चीज़ है, और जनरली ये मैंने आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, वो एक्सपीरियंस है, उसका जो दिमाग है वो पढ़ता है, ठीक है? वरना आप वेवफ़ॉर्म देख के भी पहचान सकते हैं। अब हम अंतर समझते हैं म्यूज़िक और नॉइज़ में। म्यूज़िक क्या होता है, सुनने में सुखद होता है कि नहीं होता है? तो होता है संगीत, ठीक है? और नहीं होता है वो होता है शोर, सुनने में ज़्यादा सुखद नहीं होता है, ठीक है? तो इसके यहाँ पे ऐसा होता क्यों है वैसे? क्योंकि जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं ना, वो शोर में ज़्यादा होती हैं और इरेगुलर होती है, असमान रूप से। जैसे यहाँ पे ये दिख रही होंगी आपको, असमान रूप से कहीं पर भी आ सकती है ये डिस्टर्बेंसेस। ये कहाँ पे होती हैं? शोर में, नॉइज़ में ये होती हैं, ठीक है? लेकिन संगीत में ऐसा नहीं होता। संगीत में अगर आपके पास डिस्टर्बेंसेस होंगी भी, तो इस तरीके से इरेगुलर नहीं होंगी, ठीक है? अचानक से नहीं होंगी। बहुत सारे और भी इसके मापदंड हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये संगीत है, शोर है, पर ये जनरल है। आप जनरल समझिए अभी बस, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके लिए भी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लिए जो म्यूज़िक है वो दूसरे व्यक्ति के लिए म्यूज़िक नहीं होगा, जैसे पॉप सॉन्ग का के बारे में मैं बता रही थी। आगे किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगी थोड़ा-सा म्यूज़िक और नॉइज़ के बारे में कि कौन-सा जो प्रबलता होती है वो म्यूज़िक हो सकती है, नॉइज़ हो सकती है, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए बस। तो आज हमने इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें समझी हैं, इस टेबल में सब लिखा है। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, तारत्व जो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, तारत्व सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट पर निर्भर करती है, आवृत्ति ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती है। क्यों करती है ये भी हमने सीख लिया। प्रबलता ऊर्जा पर डिपेंडेंट है, यानी आयाम पर, आयाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रबलता सब्जेक्ट पर निर्भर है, तीव्रता भी ऊर्जा पर निर्भर है, लेकिन तीव्रता ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। फिर गुणता, गुणता यानी क्वालिटी और टिम्बर टिम्बर जो तरंग आकृति यानी वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है। और इसी में कुछ सब टॉपिक्स थे जो नोट, टोन, संगीत और शोर हमने सीखे। तो इस वाले टेबल को आप अच्छे से अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए। अगली वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनको करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।